हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। फ़िलहाल हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर कंटिन्यूशन में कर रहे थे। तो इसमें मैंने आपको कल मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, वो सारी बातें मैंने कल आपको क्लास में करा दी थी। और उसके बाद मैंने आपको उनकी कुछ फीचर्स जो हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के, कि भाई वो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, लश्चरस होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सारी बातें मैंने आपको, हाँ, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये सारी बातें मैंने कल आपको क्लास में करा दी थी। और मेटल सोनोरस होते हैं ये भी बता दिया। तो नॉन मेटल्स की जो फीचर्स हैं, नॉन लश्चरस हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं, लो डेंसिटी है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, नॉन मेलेबल हैं, नॉन डक्टाइल हैं, वेट कंडक्टर हैं, ये सारी बातें मैंने कल आपको करा दी थी। ठीक है बेटा। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने मेटल्स की शुरू करा दी थी। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन बताया था मैंने आपको। फिर इसके बाद ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में बताया था मैंने आपको। फिर मैंने बताया था कि जो मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी होती है, ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्टिविटी होती है अदर मेटल्स की, वो अलग अलग होती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं ऑक्सीजन के साथ, और इतने रिएक्टिव होते हैं कि दे कैन कैच फायर इवन इफ़ केप्ट इन ओपन, है ना। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सीडेंटल फायर को रोकने के लिए इनको हमें इमर्स रखना पड़ता है केरोसिन ऑयल में। कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड के ऊपर थिन लेयर ऑक्साइड की बन जाती है, और ये ऑक्साइड लेयर इनको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। ठीक है। और आयरन मैंने बताया था हीटिंग करने पे बर्न नहीं होता, लेकिन अगर आप आयरन की फिलिंग्स जो होती हैं, फिलिंग्स किसको बोलते हैं बेटा? आयरन के जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना, और चूरा जो होता है आयरन का, वो अगर आप बर्नर फ्लेम पर स्प्रिंकल कर दो, उसको क्या कर दो बेटा? स्प्रिंकल कर दो बर्नर फ्लेम पर, तो दे बर्न विगरसली, वो बड़े विगरसली वो बर्न करते हैं। फिर इसके बाद कॉपर भी नहीं बर्न करता, लेकिन हीट करने पर एक ब्लैक कलर्ड लेयर कॉपर ऑक्साइड की, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO की डिपॉजिट हो जाती है मेटल के सरफेस पर। और सिल्वर और गोल्ड दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो दो मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर, दैट आर सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, है ना, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। लेकिन ये रिएक्शन आगे उन्हीं के लिए होती है, उन्हीं मेटल ऑक्साइड्स के लिए होती है विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक। अब मेटल्स जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, दे रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं वाटर के, कोल्ड वाटर के साथ। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, और जो इवोल्ड हाइड्रोजन गैस है वो एकदम से फायर कैच कर लेती है। रिएक्शन Na प्लस H2 गिव्स NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और वाटर में भी 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। और पोटेशियम की रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, लेकिन अगर आप कैल्शियम को रिएक्ट कराते हो कोल्ड वाटर के साथ तो वो इतना विगरस नहीं होती। इसका मतलब ये है कि भाई कैल्शियम इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना कि सोडियम और पोटेशियम है ना, और लेस विगरस और लेस वायलेंट है, और लेस एक्सोथर्मिक है। हीट भी कम रिलीज होती है, और हाइड्रोजन, जब हीट कम रिलीज होती है तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है, दैट डज नॉट कैच फायर। तो कैल्शियम प्लस H2 गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। कैल्शियम जो होती है बेटा वो फ्लोट करने लगती है। कैल्शियम जो होती है वाटर के अंदर वो फ्लोट करने लगती है, क्योंकि जब कैल्शियम का कुछ पार्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है वो कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक हो जाती है, और कैल्शियम मेटल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जो बहुत लाइट गैस है स्टिक हो जाएगी। जो कैल्शियम नीचे है वो ऊपर आकर फ्लोट करने लगेगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कैल्शियम क्यों फ्लोट करने लगती है? अगर उसको किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है बेटा? अगर उसको किसके साथ रिएक्ट कराया जाता है बेटा? अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है ना। मैग्नीशियम जो है
वो वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन हॉट वाटर के साथ बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करती है, उसी रिएक्शन से रिएक्ट करती है जैसे कि गैस हमने करा था। Mg + H2O गिव MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, है ना। मैं MgOH का होल ट्वाइस क्यों लिख रहा हूँ, मैंने MgOH क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वैलेंसी से बेटा OH की वैलेंसी होती है -1 और Mg की वैलेंसी होती है +2, है ना। 2 और उसकी 1 +2 और -1, तो क्रिस क्रॉस हो जाता है बेटा और उससे फार्मूला बन जाता है ना। सोडियम की +1 ही होती है तो OH की -1 होती है तो NH बनाती है। और मैग्नीशियम भी कैल्शियम की तरह फ्लोट करने लगती है, क्योंकि जो बबल्स हाइड्रोजन गैस के होते हैं वो मैग्नीशियम के सरफेस पर आकर उसको भी ऊपर लिफ्ट करा देते हैं, ठीक। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, याद रखना एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये वाटर के साथ, ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना हॉट वाटर के साथ, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ये रिएक्ट कर जाते हैं स्टीम के साथ और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, है ना। याद रखना वो कौन से मेटल हैं जो कि कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो बेटा वो आपके एल्युमिनियम, जिंक और आयरन है। एल्युमिनियम वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, यहाँ पर भी वैलेंसीज देखनी है आपको, तो एल्युमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रिस क्रॉस हो जाएगा तो फार्मूला Al2O3 हो जाता है, प्लस है हाइड्रोजन गैस। और आयरन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बना लेता है और H2 गैस बना लेता है। याद रखें बेटा इस चैप्टर में रिएक्शंस बहुत सारी हैं, पिछले चैप्टर में भी रिएक्शंस थी, इसमें भी बहुत सारी हैं। तो बेटा रिएक्शंस केवल और केवल लिख कर ही आप कर पाएंगे, और रिएक्शंस केवल पढ़ने से नहीं होती। रिएक्शंस को आपको 2 या 3 बार हर रिएक्शंस को लिख कर देखना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। फिर इसके बाद कुछ मेटल्स हैं जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये वाटर के साथ किसी तरह से भी रिएक्ट नहीं करते, ना तो हॉट वाटर के साथ, ना कोल्ड वाटर के साथ, ना ही स्टीम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड्स, ये भी तीसरी प्रॉपर्टी है। मेटल की रिएक्शंस किसके साथ बेटा? एसिड्स के साथ। मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं कि मेटल प्लस एसिड डाइल्यूट एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। जैसे मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है बहुत फास्टली। एल्युमिनियम भी रिएक्ट कर जाता है लेकिन फास्टली रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट नहीं, फास्ट। जिंक भी HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है और फास्ट तरीके से रिएक्ट करता है। आयरन HCl के साथ रिएक्ट तो करता है लेकिन स्लोली रिएक्ट करता है। और कॉपर तो कोई रिएक्शन दिखाता ही नहीं भाई। कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद HCl, है ना, कोई रिएक्शन नहीं होती। तो इससे हमें पता चलता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दीज मेटल विद एसिड्स ये ऑर्डर फॉलो करता है। सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम रिएक्टिव, फिर उससे कम एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन और कॉपर। ये ऊपर वाली रिएक्शन से हमें पता चला है। लेकिन जब एक मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो खुद तो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, वाटर में हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है H2O में, और खुद HNO3 रिड्यूस हो जाता है किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड में, जैसे NO में, N2O में या NO2 में। तो याद रखें नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन इसलिए नहीं होता क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद तो रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, NO में, N2O में या NO2 में, है ना, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है H2O में, है ना। एक्सेप्शन मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम और मैंगनीज ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को ये इवोल्व कर देते हैं। तो दो मेटल्स बताइए जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर भी हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करते हैं, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। दोनों के नाम एक जैसे हैं, याद रखना है। अब चौथी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मेटल की रिएक्शन दूसरे मेटल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ। कोई भी मेटल, कोई एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है।
एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मेटल ए है, इसको मैं किसी मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्ट कराऊं तो ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा मेटल ए का, ठीक है, और मेटल बी डिस्प्लेस हो जाएगा वहाँ से। और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है कि जो मेटल ए है वो मेटल बी के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव हो, और ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी के बारे में एक बढ़िया अच्छा आइडिया देते हैं कि भाई कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा किससे, कॉपर के मुकाबले। वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से, वो ऐसा नहीं कर पाता। तो Fe प्लस CuSO4 जो ब्लू कलर का है, FeSO4 बना लेगा ग्रीन कलर का प्लस कॉपर। इस रिएक्शन में एक रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है कॉपर का आयरन के मेटल के सरफेस के ऊपर। ठीक बेटे, तो ये आपकी आज की रिएक्शंस और यहाँ तक के नोट्स मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। याद रखें क्लास ए और सी, 10th ए एंड 10th सी को ये नोट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं। उससे पहले एसिड वाला जो चैप्टर है आपका एसिड बेस सॉल्ट, उसमें सॉल्ट के बाद सॉल्ट वाला पोर्शन वो अपनी कॉपी में लिखना है। ग्रुप में डाल चुका हूँ आज, और साथ के साथ मैंने एक काम और किया है, एसिड बेस सॉल्ट की NCERT एक्सरसाइज का सॉल्यूशन की PDF मैंने आप लोगों को भेज दी है, तो आप लोगों को वो भी अपनी कॉपी में उतारने हैं बेटे। 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, छुट्टियां तो हो ही रही हैं, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई को भी आप इक्वल इम्पोर्टेंस देकर पढ़िए, क्योंकि इसके बाद बड़ी जल्दी आपके हाफ ईयरली होंगे। और हाफ ईयरली में केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं बेटा। पहला केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, दूसरा आपका एसिड बेस सॉल्ट्स, और तीसरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो अच्छी तैयारी करनी है। काफ़ी बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे, बहुत पुअर थे, तो इसलिए आप लोगों को ढंग से मेहनत करनी है। छुट्टी है एंजॉय करने के लिए, लेकिन 10th वाले बच्चों को एन्जॉयमेंट के साथ अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।